Dear students, this is TG classes. I am Sushil Gildiyal. Today I am going to teach you BSc Organic Chemistry Hydrocarbons lecture number 2. Today reaction of alkanes halogenation has been taught. Reaction of alkanes. एल्केन लिया, एक हमने एल्केन लेना है CH4 और हैलोजन मीन्स क्लोरीन लिया हमने। यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में है, इसमें आपने फ्री एक धूप मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर हो वो ले सकते हैं। तो इन दोनों से मिलके बनेगा मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। मीथेन क्योंकि इट इज़ ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी है इसके अंदर। जैसे ग्लास में एक वाटर फुल फिलअप होता है, पूरा फिल्ड वाटर लेना है, लिया हुआ है, तो उसमें क्या हो, कुछ भी और हम गुंजाइश नहीं है कि कोई एक बूंद भी उसमें ड्रॉप कर सकें। तो इसमें से क्योंकि ये स्टेबल है मीन्स फुल ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर फिल्ड विद वाटर, द ग्लास इज फिल्ड विद वाटर। तो इसका मतलब एक कोई चीज़ निकलेगा तभी एक एंटर होगा, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन एंटर होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये देगा, मिथाइल क्लोराइड बनाया, HCl बनाया पहले स्टेप में, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। सेकंड में मिथाइल क्लोराइड जो हम लेंगे फिर क्लोरीन लेंगे क्योंकि एक्सिस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNU बोलते हैं। इसमें सेकंड हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो ये बना आपका डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 प्लस HCl। फिर नेक्स्ट स्टेप में CH2Cl2 जो अभी डाइक्लोरोमीथेन जो बना था, इसमें फिर क्लोरीन ऐड हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CHCl3, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस HCl बना। ट्राइक्लोरो क्यों बना? क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसमें निकल चुके हैं और जो पेरेंट है वो मीथेन से स्टार्ट हो रहा है ना, पेरेंट कौन है? मीथेन है, तो इसलिए इसका नाम मीथेन बना, ट्राइक्लोरोमीथेन। 3 हाइड्रोजन निकले और 3 क्लोरीन ऐड हुई, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन पे फिर वही क्लोरीन ऐड हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाई टेम्परेचर। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, प्लस HCl, या इसको बोला जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन ऐड हुई, 3 H निकले, तो 3 क्लोरीन ऐड हुई। और मीथेन तो इसका पेरेंट नेम है, मीथेन इज द इट्स पेरेंट्स नेम, सो इट विल बी कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि मिक्स प्रोडक्ट बनता है सारा का सारा, एक्सिस लेने पर, एक्सिस ऑफ क्लोरीन लेने पर मिक्स प्रोडक्ट बनता है। अगर हम चाहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने तो हमें क्या लेना पड़ेगा? मीथेन को एक्सिस में लेना पड़ेगा, ज़्यादा मीथेन लेनी पड़ेगी, तब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि हेलोस, ये हमने क्या लिया? साइक्लोपेंटेन लिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, साइकिल में है साइक्लोपेंटेन, इसमें ऐड किया हैलोजन और ये बना हेलो साइक्लोपेंटेन। हेलो पेंटेन तो है ही, इसमें क्या जुड़ा, और क्योंकि साइकिल में है तो साइक्लोपेंटेन और हेलोजन जुड़ गया इसमें, हेलोजन हैज़ बीन एडेड टू इट, सो इट इज़ कॉल्ड हेलो साइक्लोपेंटेन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता है इफ़ यू विल टेक मीथेन इन एक्सेस, otherwise you will get the mixed product due to the excess of chlorine। इस तरह अब इसको समझने के लिए किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, उसमें ऐसे इजीली, बाद में तो अपने आप ही याद हो जाएगा, शुरू में स्टार्टिंग में समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो मीथेन है और क्लोरीन है। अब ये एज्यूम कर लो कि जनवरी की खिली हुई धूप है, फर्स्ट क्लास मीठी मीठी सी धूप है, ठीक है, नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नया साल है, नए साल में क्या है? मीठी सी अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है। तो हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि क्लोरीन और मीथेन, क्लोरीन मीथेन खेल रहे, दे आर प्लेइंग, क्लोरीन मीथेन खेल रहे मीठी धूप में। धूप ये हो गया ना HNU इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन मीथेन खेल रहे मीठी धूप में और 4 विकेट चटक गए तीखी धूप में। 4 विकेट चटक गए जब, मतलब हाइड्रोजन निकल गए चारों के चारों, तो क्या मिला हमें? हमें मिला कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन मिला। 4 विकेट निकल गए,
तो ऐसे इसको समझने में स्टार्टिंग में समझ सकते हैं कि क्लोरीन मीथेन खेल रहे मीठी धूप में और 4 विकेट चटक गए तीखी धूप में। तीखी सर्दी की धूप होती है ना, मीठी भी होती है, तीखी तब होती है ज़्यादा देर तक बैठ जाओगे धूप में तो तब वो फिर तीखी लगने लग जाती है। तो ऐसे थोड़ा बहुत समझ लो कि मीथेन क्लोरीन खेल रहे मीठी धूप में, ये धूप है ना, और 4 विकेट हाइड्रोजन पूरे के पूरे निकल गए, 4 विकेट चटक गए तीखी धूप में। और क्या बना 4 विकेट चटकने के बाद? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, ये बना। इस तरह से याद कर सकते हैं। कौन सा टूर्नामेंट है इसका? IPT कर लो इसका नाम, टूर्नामेंट का नाम। I से क्या है? चेन इनिशिएशन, P से क्या है? चेन प्रोपगेशन, और T से क्या है? चेन टर्मिनेशन। तो IPL की जगह तुम IPT टूर्नामेंट ऐसे बना लो, ठीक है ना। तो इस तरह का हम अब इस समझने के लिए और भी तरीके हैं। जैसे क्लोरीन को क्या करा? गंजा किया। किसने करा क्लोरीन को गंजा? जो धूप पड़ी है, धूप ने गंजा करा, उसको टोपी पहना दी, तो Cl क्या बना? यहाँ पे देखो, अब ये इस तरीके से देखो कि क्लोरीन को गंजा, ये क्लोरीन को किसने? धूप ने गंजा किया। दिस इज द सनलाइट, दिस इज सनलाइट। तो क्लोरीन था Cl2 या हेलोजन X2, इसको धूप पड़ी तो इसको गंजा किया, इसमें टोपी पहना दी। ये जो डॉट्स हैं फ्री रेडिकल की टोपी पहना दी। फ्री रेडिकल्स बाय कैसा है? होमोलिटिक फिजन हो गया ना, होमोलिटिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो होमोलिटिक रिएक्शन है इस तरीके से। होमोलिटिक फिजन टूटता है ना जब दो रेडिकल्स, दो थे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आप वापस आ गए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ना, फ्री रेडिकल हो गए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लिए। तो इस तरह से बन जाएगा X फ्री रेडिकल, X फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हेलोजन भी बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल हेलोजन में कन्वर्ट हो गए दोनों के दोनों। तो इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, मतलब सन ने जो है स्टार्ट करी, सन ने छेड़खानी स्टार्ट कर दी, सन ने स्टार्ट किया और आगे अपने आप वो रिएक्शन जो है स्टार्ट होने लगी अपने आप। मतलब सन ने लड़ा दिया उसको, चुपके से आया सन, पता भी नहीं चला। ये दोनों सो रहे थे इसके अंदर, मीथेन और क्लोरीन आपस में सो रहे थे, फ्रेंड थे। तो किसी ने छेड़ा, एक ने इसके बाल काट दिए क्लोरीन के, किसने काटे? सन ने, और अपने आप तो भाग गया। तो उससे क्या हुआ कि ये जब उठा तो ये चिढ़ गया, इसने सोचा इसी ने मेरे बाल काटे होंगे, तो फिर इसने भी इसको टोपी पहनाना शुरू कर दिया। इसने भी फिर मीथेन ने भी इसके क्या करे? बाल काटने शुरू कर दिए। ये देखो सेकंड स्टेप में दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। दोनों फ्रेंड्स थे लेकिन दोनों अब लड़ने लग गए, एक दूसरे को टोपी पहना, एक दूसरे के बाल काट के एक दूसरे के टोपी पहना रहे हैं। यहाँ पे देख लो ये सब पहना नहीं रहे टोपी। तो अब सेकंड स्टेप में देखो जो चेन प्रोपेगेशन होता है, चेन आगे बढ़ती है। अब इस प्रोसेस इस स्टेप में देयर इज नो नीड ऑफ सनलाइट, अभी अपने आप ही आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या दिया? एल्काइल और H है, क्या हुआ? एल्केन। एल्केन में फ्री रेडिकल हेलोजन इसमें जब जुड़ा तो क्या बनता है? H एंड X और प्लस एल्काइल रेडिकल बनेगा, दिस इज एल्काइल रेडिकल। X तो Cl वगैरह कुछ भी ले तो HCl बन जाएगा, ये आपका एल्काइल रेडिकल बन गया। मतलब अब जो है इसने इसको टोपी पहना दी, इसने बदला ले लिया। मतलब हेलोजन जो था पहले, इसको किसने तंग किया था? इसको सन ने तंग किया था, लेकिन अब इसको पता नहीं था कि मुझे किसने, ये तो बगल में बैठा था, सोया हुआ था इसके एल्काइल के। तो इसने सोचा कि मुझे जो परेशान किया है, मुझे जो टोपी पहनाया, मेरे जो बाल काटे हैं, और ये टोपी पहनाई थी ना इन्होंने फ्री रेडिकल वाली, इसने पहनाई है। किसने? एल्केन ने पहनाई है। तो ये भी अब इसको पहना रहा है, ठीक है। तो ये भी जब रिएक्शन करता है तो ये आपका, ये तो इसको देखो एल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया ना इसने। किसने करा? फ्री रेडिकल हेलोजन ने किया। फ्री रेडिकल हेलोजन ने इसको, जो एल्केन लिया था हमने, एल्केन को एल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब एल्काइल के भी टोपी पहना दी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। और ये प्रोसेस मतलब चेन प्रोपेगेशन, मतलब प्रोपेगेशन, ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग तो सन ने करी छेड़छाड़ी तो भाग गया, अब ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और ये प्रोपेगेशन आगे बढ़ता रहेगा, मतलब चेन प्रोपेगेशन आगे बढ़ता रहेगा, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? चेन टर्मिनेशन में क्या करता है कि रोकना है। अब लड़ाई को किस तरह से रोकना है वो है। और लड़ाई रोकनी है तो क्या करेंगे? उन सबको मिला दो, टोपी हटा दो, बाल उगा दो। अब सबको मिलाना है, देखो तभी लड़ाई रुक पाएगी। तो ये फ्री रेडिकल हेलोजन था, फ्री रेडिकल हेलोजन था, दोनों जुड़े तो क्या बन गया? हेलोजन बन गया, नहीं बन गया? वो टोपी हट गई, बाल उग गए। ये था R
और फ्री रेडिकल एल्काइल और हैलोजन, फ्री रेडिकल हैलोजन दोनों मिलकर RH बन गए। फ्री रेडिकल R यानी फ्री रेडिकल एल्काइल, फ्री रेडिकल एल्काइल, एल्काइल दोनों मिले तो RR बन गए, है ना। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होता है तीनों स्टेप्स में, जिसमें कि 3 स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में स्टार्टिंग करी किसने करी? सन ने, दोनों को लड़ा गया, भाग गया। प्रोपगेशन में वो दोनों आपस में लड़ने लग गए, अब सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं तो भाग गया ना। तीसरे में चेन टर्मिनेशन, मतलब उसको लड़ाई को रोकनी है तो क्या कर दो सबको आपस में मिला दो, सबको ऐड कर दो, जो जो रूठे हुए हैं जो उन सबको मिला दिया, आगे बढ़। तो इस तरह से इसमें देखा होगा आपने स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग करी सनलाइट ने, और इसमें नए नए फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, वो तो नए नए बनेंगे तो नए नए रिएक्शन आगे बढ़ते, क्योंकि और भी भाई सॉल्यूशन में तो और बहुत सारे एल्काइल हैं ना, बहुत सारे एल्केन हैं, बहुत सारी क्लोरीन है, एक तो है नहीं कि एक को उसने कन्वर्ट कर दिया फ्री रेडिकल में तो वो आगे बढ़ते रहता है, आगे नए नए बनेंगे, नए नए आएंगे, और इस तरह से चेन आगे बढ़ती रहेगी। तब तक ये आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि कोई भी एक चीज़ ख़त्म ना हो जाए, या तो क्लोरीन ख़त्म हो जाए या फिर ये ख़त्म हो जाए, कोई से भी। लेकिन जब एक्सिस में क्लोरीन को लेंगे तो हमें इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट, मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए इफ़ यू वांट टू हैव अ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देन वी विल हैव टू टेक मीथेन इन एक्सिस, दिस वन शुड बी इन एक्सिस। ठीक है, इस तरह से आपकी इस तरह से रिएक्शन बढ़ती है। मीथेन क्या होता है? नॉन पोलर, है ना, एंड लैक्स फंक्शनल ग्रुप, सो अनरिएक्टिव। इट इज़ नॉन पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर एंड लैक्स फंक्शनल ग्रुप, सो अनरिएक्टिव। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में एनटीपी पे क्या होता है? ये अनरिएक्टिव होता है, स्टेबिलिटी है ना इसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्ट करते हैं आपस में, मीथेन एंड क्लोरीन, और इस तरह से मिक्स प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, अब इसके ये तो तीनों हमने बता दिया आपको। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैलोजन की के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें किस तरह से होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से रिएक्शन चलती है अकॉर्डिंग टू गिब्स ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग। क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन में क्या होता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, तो इसलिए लैब्स में यूज़ नहीं किया जाता इसको, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। इन दोनों की रिएक्शन सेम होती है, सेम रिएक्शन, जैसे ब्रोमीन वैसे क्लोरीन। आयोडीन को जो है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन देता है आयोडीन, तो इसलिए ये सक्सेस नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है इसमें HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इट गिव्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ये रिएक्शन फिर हो ही नहीं पाएगी, रिवर्स हो गई ना, बनेगी फिर वापस आ जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस रिएक्शन विल नॉट एग्जिस्ट इन द विद क्लोरीन, सॉरी विद मीथेन। मीथेन प्लस आयोडीन की जो रिएक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ये दोनों सेम होगी, और इसमें आपका वॉलेंट रिएक्शन, इसलिए इट इज़ नॉट प्रपोज्ड फॉर द लैब्स। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं इसके साथ समझने की, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड टूटने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी बॉन्ड के लिए चाहिए होती है। तो इसमें आ जाओ, ये आपका जो आप कितनी एनर्जी आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसमें बॉन्ड के लिए, उसके बारे में है। तो 37 किलो कैलोरी पर मोल जो पड़ती है फ्लोरीन के लिए ज़रूरत पड़ती है। क्लोरीन के लिए 58 किलो कैलोरी पर मोल, ब्रोमीन के लिए 46 किलो कैलोरी पर मोल, और आयोडीन के लिए 36 किलो कैलोरी पर मोल की ज़रूरत पड़ती है। फ्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी 37 किलो कैलोरी पर मोल। क्लोरीन के लिए कितनी पड़ेगी? 58 किलो कैलोरी पर मोल, ब्रोमीन के लिए 48 किलो कैलोरी पर मोल, आयोडीन के लिए 36 किलो कैलोरी। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी यूज़ होगी, ज़रूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर? अब इसमें क्यों इतनी कम एनर्जी यूज़ हो रही, ज़रूरत पड़ रही है
37, क्योंकि फ्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक साइज डाउन द, अगर हम ग्रुप में चलें पीरियोडिक टेबल में डाउन द करें टॉप टू बॉटम, अगर मूव करें इन द पीरियोडिक टेबल तो हमें क्या मतलब इसका जो साइज है साइज बढ़ता रहेगा, डाउन द साइज इंक्रीजेस व्हेन यू गो डाउन द पीरियोडिक टेबल इन अ ग्रुप। तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, तो जब साइज छोटा होगा तो 2 फ्लोरीन आपका, ये 2 फ्लोरीन होंगे तो इसके नज़दीक आ गए ना। सपोज ये आप कितने हैं 4 5 6 7 है ना, इसमें भी 7 है इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, तो नज़दीक आएंगे तो क्या करें एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा, स्मॉल साइज़ है, नज़दीक हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट स्मॉल है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इस रिपेल के कारण क्या होगा, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी 37 किलो कैलोरी पर मोल। क्लोरीन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसकी बॉन्ड लेंथ मान लो इससे ज़्यादा है, ये है बॉन्ड लेंथ, तो इसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से इसकी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है 58 हो गई, यानी उससे ज़्यादा हो गई फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है इसकी। लेकिन ब्रोमीन की जो बॉन्ड लेंथ क्लोरीन से भी ज़्यादा है, तो क्लोरीन से इसकी भी ज़्यादा है, तो इसमें जो एनर्जी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 48 होगी, इसकी कितनी थी 58। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, आयोडीन के केस में और भी बड़ी है बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल हो गई। तो इस तरह से इसमें आपका चलता है। केवल इस वाले फ्लोरीन के केस में 37 रहती है, बाकी तो देखो बढ़ ही रही है बॉन्ड लेंथ जैसे इंक्रीज हो रही है, तो इससे सबसे ज़्यादा फिर और ज़्यादा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा थोड़ा इसकी होती है, क्योंकि ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द एटम्स, जो रिपल्सन के कारण बढ़ जाती है। हालांकि स्मॉल साइज भी है पर रिपल्सन भी है, तो इसलिए देयर इज़ अ विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई रिपल्सन नहीं होगा, दूर दूर है ना सारे, ये दोनों दूर दूर हैं दोनों एटम्स, तो इस तरह से इसमें रिपल्सन नहीं होगा, बट ड्यू टू द बॉन्ड साइज लेंथ जो इंक्रीज होने के कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। ये गिव्स फ्री एनर्जी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस जो दिया गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं इसको। तो इसलिए ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ, इसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, तो इसमें फ्री एनर्जी क्या बहुत ही ईजिली बनेगी, फ्री रेडिकल एनर्जी, फ्री रेडिकल जो सब्सटीट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल्स ईजिली बनेंगे इसमें, तो सब्सटीट्यूशन भी ईजिली होगा, रिएक्शन तेज होगी आयोडीन के केस में। ठीक है, पर ठीक है आयोडीन के केस में लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, इसमें क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन आयोडाइड, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो फिर हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। फ्लोरीन की तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, जैसे फ्लोरीन और प्लस CH4 अगर हम करें तो ये बनाएगा CH4, ये बनाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस CH3, ठीक है, फिर CH3 हमने फ्री रेडिकल लिया प्लस फ्लोरीन लिया, तो ये बनाया CH3F प्लस फ्री रेडिकल फ्लोरीन बना, फिर इस तरीके से आपका रिएक्शन होती है। फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव होती है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सप्लोसिव। ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सप्लोसिव, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। आयोडीन के केस में क्या होता है कि एच अगर हम ये देखें CH4 लें मीथेन प्लस आयोडीन अगर हम लें
तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3I प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस समय इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये -4 है। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -4 है। और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -2। तो -2 से -4 में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -2 से -4 में। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर को -2 से -4 वापस मीथेन में कन्वर्ट कर देता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो देयरफॉर दिस रिएक्शन डज नॉट अगर बिकॉज हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मिथाइल आयोडाइड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 है कार्बन की, यहाँ पे मीथेन में -4 है। तो -2 से -4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस घटता है ना, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये रिडक्शन किसने किया, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ने किया। तो देयरफॉर हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी कंसिडर्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो therefore this reaction doesn't exist. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बेस में है, गिब्स फ्री एनर्जी के बेस में। गिब्स फ्री एनर्जी के बेस में इसको समझाया गया। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है ना। उसका जो रिएक्शन होता है इस तरह का होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा H माइनस T और डेल्टा S, यहाँ पे डेल्टा S आएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा S। ये तो एंथैल्पी है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। व्हाट इज दिस, एंथैल्पी, एंथैल्पी। एंड दिस इज एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी, 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 एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स जो है, जैसे आप जो स्टेट चेंज होती है जिस समय सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उस समय उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमाइजेशन होता है, वो मॉलिक्यूल्स के साथ एक्सपैंड होते हैं। मतलब उसका एक तो सिमेट्रिक ऑर्डर में होते हैं। मान लें कि ईंटें हैं, तो ईंटें आपने ऐसे बिछा रखी सिस्टमेटिक ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहती है, जैसे कि सॉलिड में रहती है सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। अब लिक्विड में थोड़ा और बढ़ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और गैस में तो काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह एंट्रोपी मीन्स उसका रैंडमाइजेशन, रैंडमनेस बोल सकते हो आप, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंट्रोपी। लेकिन उस कंडीशन में गिव्स एनर्जी तब होगी जब आपका कांस्टेंट कोई भी प्रेशर ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हम इसको देख रहे हैं, गैस समझ रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल वॉल्यूम भी कोई चेंज ना हो, किसी भी तरह का चेंज ना हो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। मतलब W वाली कहानी ना हो, W इज इक्वल टू जो P डेल्टा V है वो नहीं होना चाहिए, दिस शुडंट बी P डेल्टा V। यहाँ पे हमने केवल उसकी रैंडमाइजेशन की बात करी है, बाकी वर्क डन नहीं करा। जिस तरह से वो फैल रहा है, मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो रहे हैं, उसके उस सेपरेशन में, उस तरह से दूर दूर जाने में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी एनर्जी हमें चाहिए या स्टेट चेंज करने में जो उसे बोलते हैं गिब्स एनर्जी। इसको बोला जाता है, जो थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रहता है इसमें,
वॉल्यूम भी बताया कांस्टेंट रहता है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो ठीक है, तो गिब्स ने कहा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए 3 चीज़ें चाहिए, डेल्टा एच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए डेल्टा टी, और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चाहिए। ये तीनों चीज़ें तब हमें कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगी। जैसे कि आइस से क्या कन्वर्ट होना, लिक्विड बनना, बर्फ़ का पिघलना, वो भी है। बर्फ़ का पिघलने से क्या होगा, इसको इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाहर से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, बर्फ़ पिघल गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 3 चीज़ें हमें चाहिए, एक्सोथर्मिक जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उनको जो है कितनी चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी, टेम्परेचर, और डेल्टा एस एंट्रोपी। तभी जो है रिएक्शन के जो है स्पॉन्टेनियस होगी। पहले ये था पता कि केवल 2 ही चीज़ें चाहिए, लेकिन बाद में इन्होंने पता लगाया कि उससे काम नहीं चलेगा। ये रिएक्शन फिर उन्होंने दी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिब्स रिएक्शन थी। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों अकेले ये नहीं पता लगा सकते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तीसरा टर्म भी हमें चाहिए समझने के लिए। तो डेल्टा जी इज अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम में पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस में आएगी, ये वाली स्पॉन्टेनियस, ये आएगी नॉन स्पॉन्टेनियस में, स्पॉन्टेनियस नॉन और इक्विलिब्रियम में। तो 3 कंडीशंस गिब्स के दिए। तो इसी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसमें ये चीज़ें समझना और ये बाकी जो मैंने बताया ये सब समझने के लिए, गिब्स एनर्जी के लिए समझने के लिए ज़रूरी है। तीनों फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है उसमें, जैसे कि बताया।
तो गिब्स एनर्जी बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। ये गिब्स एनर्जी के थ्रू हमें पता लगता है। डेल्टा एच है एंथैल्पी। एंथैल्पी में वो सब चीज़ें आती है, जैसे कि हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये आपका काय में आता है, एंथैल्पी में आता है। एंथैल्पी में ये सब चीज़ें आती है। कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे रिएक्शन आपका ये परफॉर्म करा और रिएक्शन में रिएक्टेंट हो गया, तो इसने क्या दिया, कोई भी प्रोडक्ट दिया और प्लस क्या हुई, हीट रिलीज हुई। ये हीट रिलीज हो गई इसमें, ऐसा है ना, इस तरीके। तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है। दिस वन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इफ हीट एब्जॉर्ब्स इन अ रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब्स, तो उसको होते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है अगर हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि आइस वाली केस में देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस is endothermic. Heat absorbs in this case, whereas in the exothermic heat releases. Any reaction you are taking, if there is a release of heat, then it is a exothermic reactant. ये product बना plus heat release. Example, burning of candle is also exothermic reaction.